वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशत गर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। पाक फौज के शोबे तल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौक़िफ़ के मरे घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जनरल ऑफिसर ने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर इंतहाई वहशियाना जबर किया और जाती तौर पर उनकी निगरानी की। भारतीय आर्मी चीफ के रिमार्क्स भारत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज को सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती को से मुस्तरद करता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के बेबुनियाद दावों का कोई जवाब नहीं। भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि वाज़ेह करते हैं कि ऐसे इश्ताल अंगेज बयानात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने के बजाय अपने अंदर झांके। भारत दहशत गर्दी में अपने मुलव्विस होने की दस्तावेजी हकीकतों को भी तस्लीम करे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के बेबुनियाद इल्जामात और दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा, नई दिल्ली के पास भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने की कोई कानूनी या इखलाकी जवाज नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, जिसकी हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुतालिका करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना है। भारतीय क़यादत की जानिब से इस तरह के बयान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और जाबिराना इकदाम से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत के ये इकदामात कश्मीरी अवाम की इनके नाकाबिल तंसीख हक़ खुद इरादियत की जायज़ और मुनसिफाना जद्दोजहद को दबा रहे हैं। और आपको बताएं कि बांग्लादेश आर्म फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ने पाक फजाइया के सरबराह से मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तरबियती इक़दामात के लिए शराकत दारी के अज़्म का अयादा किया गया। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी फौज के लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने पाक फजाइया के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात की। दोनों मुल्कों की एयरफोर्स के दरमियान मुश्तरका तरबियती इक़दामात के जरिए फौजी शराकत दारी के फ़रोग़ के अज़्म का अयादा किया गया। ISPR के मुताबिक बांग्लादेशी वफ्द का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों और जदीद हाइफेयर में इजहार दिलचस्पी जाहिर की। ISPR का कहना है कि मुलाकात में दोनों ममालिक में फौजी शराकत दारी और ताउन फरोग देने के अज़्म की निशानदेही की गई। आलूदगी को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे इकदामात सूदमंद साबित होंगे। इससे माहौलियाती आलूदगी में नुमाया कमी होगी। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग देने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया भर में माहौलियाती तब्दीली के असरात पर तशवीश पाई जाती है। रिवायती ईंधन की गाड़ियों की बजाय माहौल दोस्त तवानाई की हासिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग देकर आलूदगी में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सनतों के लिए बिजली की कीमत 70 रुपए से कम करके 40 रुपए यूनिट करना खुशाइंद है। 30 रुपए की कमी बहुत काबिल तारीफ है। इससे यकीनन सरमायाकारों को हौसला मिलेगा। इस कल्चर को तेजी से फरोग देना होगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की, वज़ारत तवानाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस के मंसूबे को तेजी से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को फरोग दिया जाएगा तो पाकिस्तान के खजाने पर इम्पोर्टेड ईंधन की वजह से पड़ने वाला ज़र मुबादला का दबाव कम होगा। वफाकी हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 45% सस्ती करने का ऐलान कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात का अमल जारी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की आवाम तक रसाई के लिए चार्जिंग स्टेशन के कवायद ज़वाबित बना लिए गए हैं। EV स्टेशन का बिजली का टैरिफ 45% कम कर दिया है और 2023 के 5 माह जुलाई से नवंबर के मुकाबले में साल 2024 में गर्दिशी कर्जे में कमी आई। इस अरसे के दौरान हमारी कारकर्दगी बेहतर रही। वफाकी वज़ीर ने मजीद कहा कि चार्जिंग स्टेशन का टैरिफ 71 रुपए 10 पैसे कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन का NOC 15 दिनों में जारी किया जाएगा। हर महल्ले में चार्जिंग स्टेशन होगा। ई पोर्टल के जरिए इस हवाले से इजाजत दी जाएगी। 18 से 20 लाख रुपए और 1.5 करोड़
تک سرمایہ لگا کر اس کاروبار کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ 5 سال چور چور کا راگ الاپنے والے کوئی ثبوت نہیں دے سکے۔ جلاؤ گھراؤ اور تشدد ہماری سیاست نہیں، میرا احتساب عوام نے کرنا ہے۔ سیالکوٹ میں گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کے تحت چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز شریف نے کہا، ہونہار اسکالرشپ پروگرام پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ اسکالرشپ حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو میرٹ پر اسکالرشپس دی جا رہی ہیں، کوئی سفارش قبول نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ سیاست خدمت کا نام ہے، ہم نے تشدد کی سیاست کبھی نہیں کی، ہم لشکر کشی کی بجائے خدمت کی سیاست پر توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے پنجاب پر حملہ کیا، ان کا کہنا تھا کہ جو نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے انہوں نے کیا کام کیے، کبھی نہیں کہا کہ میری خاطر سڑکوں پر توڑ پھوڑ کرو، کبھی نہیں کہا کہ رینجرز اور پولیس کی وردیاں پھاڑ دو۔ دوران خطاب وزیر اعلیٰ پنجاب نے 2 طالبات کو سٹیج پر بلایا، طالبہ نے مریم نواز کو پینٹنگ گفٹ کی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ موجودہ پروگرام آخری IMF پروگرام ہوگا۔ غیر ملکی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی IMF سے بیل آؤٹ کے بعد کریڈٹ ریٹنگ میں بہتری آئی، پاکستان میں اقتصادی اصلاحات سے مہنگائی میں کمی آئی۔ محمد اورنگزیب نے مزید کہا کہ پاکستان چین کی مالیاتی منڈیوں تک رسائی کے لیے تیار ہے، ہانگ کانگ میں کارپوریٹ اسٹاک لسٹنگز کی حوصلہ افزائی کے لیے تیار ہیں۔ رواں مالی سال کے آخر تک پانڈا بانڈ کا ابتدائی اجرا متوقع ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ پاکستان چین مشترکہ منصوبے کی ہانگ کانگ میں لسٹنگ متوقع ہے۔ پاک چین تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے سی پیک ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے لیے سیکیورٹی اقدامات جاری ہیں۔ میڈیا میں نظر آنے والی صورتحال سے زمینی صورتحال کہیں بہتر ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں 200 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 23 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق CTD نے آپریشنز لاہور، جہلم، سیالکوٹ، راولپنڈی، گجرات، میاں والی، سرگودھا، فیصل آباد میں کیے۔ ترجمان CTD پنجاب کے مطابق لاہور سے فتنۃ الخوارج کے 7 خطرناک دہشت گردوں کو اسلحہ، بارودی مواد سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ شرپسندوں سے لاہور کے اہم تعلیمی ادارے کے نقشے بھی برآمد کیے گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ گرفتار دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، IED، بم، 4 ڈیٹونیٹرز، پیمفلٹ بھی برآمد کیے گئے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائی کر کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے تھے۔ حکام نے مزید بتایا کہ رواں ہفتے میں 9471 کامبنگ آپریشنز کے دوران 1033 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ مذکورہ آپریشنز میں 21708 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ جسٹس سمین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت خواجہ حارث نے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی فیصلوں میں ملٹری کورٹس تسلیم شدہ ہیں۔ آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا گٹھ جوڑ ہو تو ملٹری ٹرائل ہوگا۔ ملٹری کورٹ میں آرمی ایکٹ کے تحت جرم کا ٹرائل ہوتا ہے، بات سویلینز کے ٹرائل کی نہیں ہے، سوال آرمی ایکٹ کے تحت ارتکاب جرم کے ٹرائل کا ہے۔ دوران وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے 21ویں آئینی ترامیم کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ یہ ترامیم مخصوص مدت اور حالات میں کی گئی تھی۔ پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، دہشت گردوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل کرنے کے لیے آئین میں ترامیم کرنا پڑی۔ عدالتی فیصلے میں دفاع پاکستان پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ خواجہ حارث نے کہا کہ فیصلے کے مطابق دفاع پاکستان میں دہشت گردی اور جنگی صورتحال دونوں کا ذکر ہے۔ زمانۂ امن، حالت جنگ اور دہشت گردی کی صورتحال میں ملکی دفاع کی نوعیت مختلف ہے۔ خواجہ حارث نے دلائل دیے کہ جرم کی نوعیت سے طے ہوتا ہے کہ ٹرائل کہاں چلے گا۔ اگر سویلینز کے جرم کا تعلق آرم فورسز سے ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں جائے گا۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کل ہوں گے۔ PTI کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس کل 11:30 بجے ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنانے میں کل پیش رفت نہ ہوئی پھر تو ڈیڈ لاک ہے۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات سے ایک روز قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا، 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا حامی ہوں، اور ہم نے یہ ضرور کہا کہ بانی PTI نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔
कल देखेंगे कितनी नेक नियति और संजीदगी के साथ हुकूमत बैठती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अगर जुडिशल कमीशन पर पेशरफ्त नहीं होती तो हुकूमत की नीयत से साफ जाहिर है कि हुकूमत आगे बढ़ना ही नहीं चाहती। कल हुकूमत इतना तो कह सकती है कि कमीशन बनाना है, इसका असल जवाब तो कमेटी अरकान ही देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासत में इंतकाम का तासुर नहीं होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि मसाल मुज़ाकरात के जरिए हल हों। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात का कायल हूँ, सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि माजी में जो कुछ हुआ उसके भी खिलाफ थे। मुल्क में धांधली से पाक इंतखाबात की जरूरत है। सियासतदानों के मनफी रवैये से आज पार्लियामान बेमानी हो गया। सियासतदानों का किरदार भी इस हवाले से इत्मीनान बख्श नहीं रहा। उन्होंने कहा कि सियासतदानों ने जमहूरियत उसूलों पर कंप्रोमाइज किया है। हम वो लोग हैं जो नजरिए की सियासत करते हैं। सरबराह JUI ने कहा कि ट्रंप को क्यों इतना दिमागों पर सवार किया हुआ है। इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उम्मीद है कल PTI वादे के मुताबिक तहरीरी मुतालबात को सामने लाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि गिनती के लिहाज से कल मुज़ाकरात का तीसरा दौर है, मगर अमलन पहला दौर होगा। उम्मीद है कि PTI 23 दिसंबर को किए गए वादे को कल पूरा कर देगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा, बॉल हमारे कोर्ट में आए तो इसको मस्बत अंदाज में आगे बढ़ाएंगे। जेल के अंदर मुलाकातों का अपना ज़ाब्ता मौजूद है। हम 20 मरतबा नवाज शरीफ समेत दीगर लीडर से मिलने जेल गए थे। एक छोटा सा कमरा होता था, 8-10 लोगों को वहां बिठा देते थे। कमरे के चारों कोनों में पुलिस और कोई और एहलकार भी होते थे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें फख्र है, हमारे पास मुल्क की तरक्की का मंसूबा है। बर्बादी का नहीं होता और हमारे वसाइल नहीं होंगे तो कर्जों पर गुजारा करना पड़ेगा। बैंकों के सरबराहान से दरख्वास्त है कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट विंडो खोलें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि एक सियासी जमात ने बैरून मुल्क से मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां शुरू की हैं। कोई भी गैर मुल्क कानूनी सरगर्मियों की इजाजत नहीं देता। सियासी जमात ने अपने ओवरसीज लोगों को इदारों के खिलाफ बात करने पर लगाया हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 साल मंसूबे में सारे अहदाफ रखे गए हैं। इस वक्त जो मुआहदे हो रहे हैं वो सब शफाफ हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से बिजली की कीमत में कमी की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि बानी PTI का हौसला बुलंद है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता। बानी ने 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज किसी को सुन ही नहीं रहे, सब पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुझे यही पता नहीं कि हमारा जुर्म क्या है और मुझ पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। मुल्क एक हिजानी कैफियत से दो चार है। इससे मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ गई है और मईशत बैठ गई है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि बानी PTI चाहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। दूसरे फरीक को भी इस हवाले से संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। साबिक वफाकी वजीर का कहना था, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हों, टेंशन नीचे आए, यही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गई, हम साबित करेंगे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मोहसिन नकवी गोली चलाने का नहीं मान रहे, हमने कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। रेड जोन में लोगों के जाने के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये लोग कहते हैं गोलियां नहीं चलाई गयी, लोग जख्मी नहीं हुए, हम साबित करेंगे। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि मैं 9 मई का मास्टरमाइंड नहीं था, मुझे पहले उठाया गया था। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि संगजानी ना रुकने और आगे बढ़ने से मुतालिक जो होना था हो गया। बुशरा बीबी कह रही है कि अकेली थी तो पूछ लेना चाहिए पेशावर कैसे पहुंची। बुशरा बीबी को तन्हा छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो हमारे लीडर की अहलियां हैं। उनको 26 नवंबर को कुछ भी हो जाता तो हम उसके जिम्मेदार होते। बुशरा बीबी को साथ लेकर पहले मानसहरा और फिर पेशावर पहुंचा। मानसहरा तक हमारा ताकुब किया गया, लेकिन फिर भी हम हिफाजत से पेशावर पहुंच गए। अली अमीन ने कहा कि मुज़ाकरात में ताखीर स्पीकर कौमी असम्बली के बैरून मुल्क होने की वजह से हुई। बानी PTI से मुलाकात में ताखीर भी मुज़ाकरात न होने की वजह थी। स्पीकर वापस आ गए और बानी से भी मुलाकात हो गई तो अब तीसरी नशीज भी होगी।
वजीर आला का कहना था कि सूबे का गवर्नर पर्ची पर और बंदर बांट में आ गया है। NFC का शेयर मुझे नहीं मिला। रियासत मदीना और पाकिस्तान का एक रिश्ता है। रियासत मदीना और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बने। दुनिया को पता है पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसलिए बैरूनी ताकतें हमारे खिलाफ है। भारत हमेशा से हमारे खिलाफ है। इसराइल को हमसे खतरा है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान का अमरीका से जाने में पाकिस्तान का किरदार है। शक नहीं कि बॉर्डर पार से फितना खवारिज आ रहे हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक जो बात की थी उस तरफ हुकूमत भी आ गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम। आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों को भी सराहा। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 10 साल KCPF के तहत 20 अरब डॉलर्स के वादे का खैर मकदम करते हैं। कहते हैं 6 शोबों पर तवज्जो मरकूज करते हुए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क हमारी कौमी तरजीहात की अक्कासी करता है। उन्होंने कहा कि इन शोबों में बच्चों की ग़िज़ाइयत, मयारी तालीम, साफ तवानाई, माहौलियाती इस्तेहकाम, जामे तरक्की और निजी सरमायाकारी शामिल है। वजीर आजम ने कहा कि आर्मी चीफ और अपने साथियों की काविशों को दिल से सराहता हूँ। CPF वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम और सलाहियत पर एतमाद की अक्कासी करता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के लिए मौके पैदा करने के लिए कोशिशों को हम आहंग करते हुए शिराकत मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। और अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को दावतनामा मौसूल हुआ। जराए ने बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा चंद दिनों में तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना होंगे। जराए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को ज़ाती हैसियत में दावत दी गई है। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारती हलफबरदारी 20 जनवरी को होगी, जिसमें दुनिया भर से सरबराहान ममलिकत और दीगर नुमाइंदे शिरकत करेंगे। और आवाम के लिए खबर है कि आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 53 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 3 रुपये 67 पैसे फी लीटर इजाफे का तखमीना लगाया गया है। चीन और भारत को तेल की बरामदात पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा करार दिया जा रहा है। अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल से तजावुज कर गई, जो अगस्त 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। जराये के मुताबिक मिट्टी के तेल में 4 रुपये 98 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल ऑयल में 6 रुपये 20 पैसे फी लीटर इजाफे पर काम किया गया है। हतमी फैसला वजारत खजाना में फैसला साजों पर मुनहसर होगा। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने वाले को बद्दुआ दे दी। यासिर हुसैन ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करके क्या बद्दुआ दी, जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अदाकार और हिदायतकार यासिर हुसैन ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाने वाले को बद्दुआ दे दी। यासिर हुसैन ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की। स्टोरी में व्यूज के लिए शेयर किए जाने वाले यूट्यूब थंबनेल शेयर किया, जिसमें लिखा था कि इकरा अजीज के शौहर अचानक इंतकाल कर गए हैं। इस खबर के रद्द अमल पर यासिर हुसैन ने स्टोरी पर शेयर करते हुए लिखा कि ये खबर जिसने भी लगाई है उसे अगली खबर अपनी वालिदा के बेवा होने की भी लगानी चाहिए, और साथ ही फनी इमोजी भी शेयर किया। यासिर हुसैन पाकिस्तान की मारूफ एक्ट्रेस इकरा अजीज के शौहर हैं। ये मकबूल जोड़ा इकरा अजीज और यासिर हुसैन 2019 में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि PTI ने VPN के बाद इंटरनेट सुस्त रवि का मलबा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पर डाल दिया। फाइबराइजेशन, स्पेक्ट्रम में कमी और तवानाई मसाइल को इंटरनेट में सुस्त रवि की नई वजह करार दिया गया है। PTI के दस्तावेज के मुताबिक टेलीकॉम साइट्स की सिक्योरिटी और पावर बैकअप बड़ा चैलेंज है। गुज़िश्ता 5 बरस के दौरान 147 टेलीकॉम साइट्स दहशत गर्दों जबकि 739 चोरों का निशाना बनी है। टेलीकॉम साइट से जनरेटेड और दीगर टेलीकॉम आलात चोरी होने की शिकायत भी हैं। 42% टेलीकॉम साइट्स जनरेटेड के बाद काम कर रही हैं। बगैर जनरेटर्स साइट्स लोड शेडिंग के दौरान सर्विसेज मुतासर होने का बायस बनती हैं। वेब मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरनेट सुस्त होने की कभी निशानदही नहीं हुई। ट्रांस वर्ल्ड अफ्रीका 2 केबल को पाकिस्तान के साथ जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। 45,000 किलोमीटर तवील केबल की सलाहियत 18 टेराबाइट्स फी सेकंड है। PTI के दस्तावेज के मुताबिक ये केबल बैंडविड्थ बढ़ाने और इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी के लिए मददगार है।
जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद इसराइली फौज की गजा में बमबारी जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 62 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक पेरिज कैंप पर इसराइली हमले में 5 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। रफा में सहयूनी फौज की फिजाई हमले में दर्जन भर फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयों के दौरान मजीद 12 नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइली बर्बरियत के नतीजे में शोधा की मजमूई तादाद 46,707 हो गई। 1,10,265 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। फलस्तीनी मुजाहिमती तहरीक हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की मंजूरी दे दी। सेहूनी रियासत के मीडिया का कहना है मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू हो जाएगा। मंजूरी से पहले हमास ने गजा से सेहूनी अफवाज के मरहलावार इनखला का जायजा लिया। जंगबंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान है। इजरायली हुकाम का कहना है कि हमास गजा जंगबंदी और मुग़वियों की वापसी की कतरी सालिस के मुसविदे पर राजी है। मुआहदे के कतरी मुसविदे के तहत पहले मरहले में 33 इजरायली मुग़वी रिहा किए जाएंगे। मुआहदे के 16वें रोज से जंगबंदी डील के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। और आपको बताएं कि लॉस एंजलिस में तेज हवाओं के बायस जंगलात में लगी आग ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबा जलकर खाक हो चुका है, जबकि 12,300 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। हुक्काम ने नुकसान के इब्तदाई तखमीना 275 अरब डॉलर लगाया है। आग के नतीजे में 25 अफराद हलाक हो चुके, जबकि 30 अफराद लापता हैं। रेस्क्यू टीमें मुतासर अफराद की मदद के लिए सरगर्म अमल हैं। आग ने शुमाली मगरबी वेंटोरा काउंटी में भी अपनी लपेट में ले लिया, जहां हजारों घराने बिजली से महरूम हो चुके हैं। सूरत हाल के पेश नज़र हुक्काम ने मजीद 84,000 अफराद को इलाका छोड़ने का हुक्म दे दिया। इनखला के अमल को यकीनी बनाने के लिए पुलिस रेस्क्यू एहलकारों को तैनात किया गया है। हुक्काम आवाम से अपील कर रहे हैं कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हों और हंगामी तदाबीर इख्तियार करें। इस बहरान ने पूरे इलाके को शदीद मुतासिर कर दिया और इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। और अब ये जानें कि स्वीडन के स्टंट राइडर का अनोखा कारनामा। स्वीडिश स्टंट राइडर मैक्सन कार्लस ने एक व्हील पर 125.93 मील फी घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले मैग्नस कार्लसन ने स्वीडन के हवाई अड्डे पर अपनी KTM सुपर डियोक मोटरसाइकिल पर स्टंट का मुजाहिरा किया। स्टंट राइडर मैग्नस ने एक व्हील पर 125.93 मील फी घंटा की रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैग्नस ने 202.67 किलोमीटर फी घंटा की सबसे ज्यादा रफ्तार हासिल की। मैग्नस 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। इससे कबल ये रिकॉर्ड 109.22 मील फी घंटा था और ये 2020 में कायम किया गया था। स्टंट राइडर मैग्नस का कहना था कि हैंड बार व्हीली मेरा सबसे पसंदीदा स्टंट है। एक स्टंट राइडर के तौर पर मैंने इस पर करियर के दौरान सबसे ज्यादा तवज्जो दी। मैंने पहली बार हैंडल बार व्हील 1992 में की थी। मैं स्वीडन के हवाई अड्डे पर एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश करना चाहता था। और रुख करते हैं खेलों की दुनिया का। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज पर मुश्तमिल 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी टीम के लिए साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान की खिदमात बतौर स्पिन बॉलिंग कोच हासिल कर ली हैं। बाएं हाथ से टेस्ट स्पिनर अब्दुल रहमान ने मुल्तान में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर लिया है। मेजबान टीम ने होम ग्राउंड का फायदा उठाने के लिए स्पिनर्स पर तवज्जो मरकूज कर ली है। दोनों टीमें मुल्तान टेस्ट स्टेडियम में पहले टेस्ट मैच के लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल स्पिनर साजिद खान और नौमान अली की जोड़ी भी एक साथ एक्शन में दिखाई देगी। वेस्ट इंडीज ने आखिरी मर्तबा 2006 में पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेला था और उसे एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट सीरीज खेलने का मौका मिला है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान कर दिया गया। श्रीलंका के रंजन मदोगाले ICC मैच रेफरी होंगे। पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के रॉडनी टिकर और इंग्लैंड के रिचर्ड कैलबरियो और ऑन फील्ड अंपायर होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पॉल राइफल थर्ड अंपायर और फैसल आफरीदी फोर्थ अंपायर होंगे।
बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं कि उर्दू ज़बान के मारूफ ग़ज़ल गो और सलाम गो शायर मोहसिन नकवी की 29वीं बरसी आज मनाई जा रही है, जिन्होंने अपने कलाम में इंसानी जज्बात और रवैयों की गहराइयों को उजागर किया। मोहसिन नकवी का कलाम आज भी अदब के शौकीन अफराद के दिलों में जिंदा है और उनकी शायरी में जमालियाती और रूहानी पहलुओं का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। अभी मुंतशिर न हो अजनबी, न विसाल रुत के करम जता, जो तेरी तलाश में गुम हुए, कभी उन दिनों का हिसाब कर। मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों, मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। 5 मई 1947 को डेरा गाजी खान के महल्ला सादात में पैदा होने वाले मोहसिन नकवी का असल नाम सैयद गुलाम अब्बास था। इब्तदाई तालीम अपने आबाई इलाके से हासिल की। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड मुल्तान से ग्रेजुएशन और फिर जामिया पंजाब से MA उर्दू की डिग्री हासिल की। इसके बाद मोहसिन ने इराक का रुख किया, जहाँ से उन्होंने दीन की तालीम हासिल की और अपने उस्ताद मोहतरम से इतने मुतासिर हुए कि अपना तखल्लुस उनके नाम से मोहसिन रख लिया। मोहसिन नकवी को 1994 में हुकूमत पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा। शायरी के अलावा मोहसिन नकवी की पहचान एक खतीब की भी थी। उनका अंदाज़े खिताबत सहरंगेज था, जो सुनने वालों को वर्तए हैरत में डाल देता। मोहसिन नकवी की गज़ल दिल ये पागल दिल मेरा, जिसे नामवर गुलकार उस्ताद गुलाम अली ने गाया, भी बहुत मशहूर हुई। ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया, आवारगी इस दश्त में एक शहर था, इस दश्त में एक शहर था, वो क्या हुआ आवारगी। मोहसिन नकवी के शेरी मजमुओं में बंदे कबा, बरगे सहरा, रेज़ाए हर्फ, अज़ाब दीद, तुलुए अश्क, रख्ते शब, खैमाए जां, मौजे इदराक, फराते फ़िक्र और हक़ के इलिया शामिल हैं। उर्दू अदब का ये दमकता चिराग 15 जनवरी 1996 को मून मार्केट लाहौर में अपने दफ्तर के बाहर दहशतगर्दों की फायरिंग से बुझ गया था। ताहम इसकी रोशनी उनकी शायरी की सूरत में हमेशा जिंदा रहेगी। ये किसने हमसे लहू का खराज फिर मांगा, अभी तो सोए थे मक्तल को सुरखरू करके। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NK न्यूज़ के साथ रहिए।